कल्पना कीजिए एक ऐसे राज्य की जहां अपहरण कोई छिटपुट अपराध नहीं है। मतलब वो बाकायदा शेयर बाजार की तरह एक संगठित और मुनाफे वाला उद्योग बन चुका हो। बिल्कुल खौफनाक स्थिति। हाँ, और अब उसी राज्य को ना एक दशक आगे फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, जहां उस राज्य की सबसे बड़ी पहचान क्या है? लाखों युवा लड़कियां हैं जो पूरे आत्मविश्वास के साथ साइकिल चलाकर स्कूल जा रही हैं। ये बहुत ही ड्रामेटिक शिफ्ट है। बिल्कुल, ये इतना बड़ा बदलाव है जो किसी भी समाज को रातों रात पलट कर रख दे। लेकिन फिर ना कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अच्छा। हाँ, इतने बड़े सामाजिक बदलाव और सुरक्षित माहौल के बावजूद आप वहां एक भी नई बड़ी फैक्ट्री नहीं लगा पाते। सोचने वाली बात है कि आखिर कोई नेतृत्व इतना बड़ा सामाजिक टर्न अराउंड कैसे कर सकता है और फिर भी औद्योगिकीकरण की बस कैसे चूक सकता है। देखिए, यही वो विरोधाभास है या कहें पैराडॉक्स है जो इस कहानी को भारत के राजनीतिक इतिहास की सबसे दिलचस्प केस स्टडी बनाता है। क्योंकि जब हम किसी राज्य के विकास को मापते हैं ना, तो अक्सर हम सिर्फ जीडीपी या हाईवेज की बात करने लगते हैं। सही बात है, हम सिर्फ नंबर्स देखते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ हम समाज के पूरे ताने बाने को उधड़कर दोबारा बुने जाने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ आर्थिक आंकड़ों का खेल नहीं है। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी ताने माने को गहराई से समझने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार की और उस व्यक्ति की जिसने पिछले 2 दशकों से इस राज्य की राजनीति को अपनी धुरी पर घुमाया है, नीतीश कुमार। बिल्कुल, और इसके लिए हमारे पास आज बहुत ही बेहतरीन स्रोत हैं। हाँ, पत्रकार अर्चिस मोहन का एक बहुत ही शानदार और विस्तृत विश्लेषण हमारे सामने है, जो देखिए सिर्फ तारीफों के पुल नहीं बांधता। हाँ, वो काफी निष्पक्ष है। एकदम, वो तथ्य और आंकड़ों के जरिए ये चीर-फाड़ करता है कि आखिर ये नीतीश मॉडल काम कैसे करता है। और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, हमारी इस चर्चा का मकसद किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा काम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करना है। सही कहा। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये मॉडल अब एक बहुत बड़े ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। हाँ, और वो ऐतिहासिक मोड़ है सत्ता का हस्तांतरण। देखिए, 20 साल का समय किसी भी सत्ता के लिए एक पूरा जीवन काल होता है। जो बच्चा उनके सत्ता में आने के समय पैदा हुआ होगा, वो आज अपना वोट डाल रहा है। बाप रे, समय कैसे बीत जाता है। वही तो। लेकिन अब 75 वर्ष की उम्र और गिरते स्वास्थ्य के कारण ये अटकलें बहुत तेज हो गई हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा जा सकते हैं। और जब भी कोई ऐसा क्षत्रप जिसने पूरी पार्टी को अपने दम पर खड़ा किया हो, वो पीछे हटता है, तो सिर्फ एक कुर्सी खाली नहीं होती। बिल्कुल, पूरा राजनीतिक इकोसिस्टम हिल जाता है। और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के अंदर तो ये हलचल साफ दिखने भी लगी है। जो रिपोर्ट हमारे पास है उसके मुताबिक शक्ति का केंद्र अब तेजी से शिफ्ट हो रहा है। हाँ, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन, ललन सिंह जैसे नेताओं की पकड़ पार्टी पर अचानक बहुत मजबूत हो गई है। लेकिन यहाँ सबसे उलझी हुई डोर तो उत्तराधिकार की है ना? बिल्कुल। सालों तक नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति की चकाचौंध और सत्ता के गलियारों से बिल्कुल दूर रखा। और ये एक तरह से उनकी यूएसपी थी कि वो परिवारवाद की राजनीति नहीं करते। सही कहा। लेकिन अब अचानक पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व निशांत को राजनीति में लाने की तैयारी कर रहा है। और मजे की बात यह है कि ये इकलौता विकल्प नहीं है। खुद मुख्यमंत्री ने कई बार सार्वजनिक मंचों से इशारों में भाजपा नेता सम्राट चौधरी को भी एक संभावित उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया है। ये एक बहुत ही अजीब और जटिल स्थिति है। मतलब एक तरफ आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आगे करने का दबाव महसूस कर रहे हैं और दूसरी तरफ गठबंधन की मजबूरियों के चलते एक सहयोगी दल के नेता की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। इसे अगर मैं एक वास्तुकला या आर्किटेक्चर के नजरिए से देखूं, तो नीतीश कुमार अपनी पार्टी के लिए उस लोड बियरिंग वॉल यानी मुख्य दीवार की तरह हैं, जिस पर पूरी इमारत का वजन टिका है। बहुत सही उपमा है ये। अगर आप उस दीवार को अचानक हटा लेते हैं, तो आप सिर्फ कमरे का रंग नहीं बदल रहे होते हैं, आप पूरी इमारत के ढहने का जोखिम उठा रहे होते हैं। तो मेरा सवाल ये है, जब कोई नेता 20 साल तक सत्ता के बिल्कुल केंद्र में रहता है, तो क्या उनके जाने से पार्टी के भीतर एक ऐसा वैक्यूम नहीं बन जाएगा जिसे भरना इन नए चेहरों के लिए लगभग नामुमकिन होगा? यही तो इस पूरे ट्रांजिशन का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ चेहरों का बदलाव नहीं है। जो लोग अब आगे आ रहे हैं, उन्हें सिर्फ एक कुर्सी नहीं संभालनी है। तो फिर क्या करना उन्हें? उन्हें उस पूरे वोट बैंक को ये भरोसा दिलाना है कि नीतीश मॉडल उनके बिना भी काम करेगा।
ये उत्तराधिकार की लड़ाई दरअसल एक विचारधारा को जिंदा रखने की जद्दोजहद है। समझ रहा हूँ। और इस विचारधारा के भविष्य को समझने के लिए ना हमें आज की इस उत्तराधिकार के बहस से थोड़ा बाहर निकलना होगा। हमें वापस 2005 में जाना होगा, उस दौर में जो नीतीश कुमार को विरासत में मिला था। 2005 का बिहार, जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं वो उस दौर को समझाने के लिए एक बहुत ही तीखे शब्द का इस्तेमाल करती है, अपहरण उद्योग। हाँ, यानी किडनैपिंग फॉर रैंसम। ये कोई गली मोहल्ले का अपराध नहीं था। ये एक ऐसा नेक्सस था जिसमें राजनेता, अपराधी और पुलिस का एक हिस्सा पूरी तरह से मिला हुआ था। लोग शाम ढलने के बाद घरों से निकलने में डरते थे। बिल्कुल, डॉक्टरों और व्यवसायियों का अपहरण एक रूटीन बन चुका था। और देखिए, जब किसी राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है ना, तो राज्य का इकबाल ही खत्म हो जाता है। नहीं, बल्कि ये थी कि राज्य के उस खौफ को कैसे खत्म करे। और इसे खत्म करने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो अपने आप में एक केस स्टडी है। लेख में एक आंकड़ा है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। उन्होंने 70,000 से अधिक अपराधियों को सीधे जेल भेज दिया। जी हाँ, 70,000। रुको, 70,000? ये कोई छोटा नंबर नहीं है। भारत के न्यायिक सिस्टम में जहां एक केस बरसों चलता है, वहां इतने बड़े पैमाने पर लोगों को जेल में डालने पर तो भयंकर राजनीतिक और सामाजिक बवाल मचना चाहिए था। ये कैसे संभव हुआ? यहीं पर गवर्नेंस का असली खेल आता है। उन्होंने रूटीन हत्या या अपहरण के मामलों में उलझने के बजाय आर्म्स एक्ट का सहारा लिया। अच्छा, आर्म्स एक्ट। हाँ, देखिए, किसी हत्या के केस में गवाहों का मुकरना बहुत आम बात थी, क्योंकि खौफ इतना था कि कोई गवाही नहीं देता था। लेकिन आर्म्स एक्ट एक बहुत ही सीधा कानून है। मतलब अगर हथियार मिला तो सीधा अंदर? बिल्कुल। अगर किसी अपराधी के पास से अवैध हथियार बरामद होता है तो वो एक ठोस सबूत है। उसके लिए आपको लंबी चौड़ी गवाहियों की जरूरत नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए और इस एक कानून का इतनी सख्ती से पालन कराया गया कि बाहुबलियों का पूरा नेटवर्क ताश के पत्तों की तरह ढा गया। मतलब आपने सीधे बीमारी के लक्षण पे वार करने के बजाय उस हथियार को ही छीन लिया जो उस बीमारी को फैला रहा था। एकदम सही। लेकिन देखिए, सिर्फ अपराधियों को जेल में डालना एक बात है। सवाल यह है कि इस कदम ने उनकी उस लंबी राजनीतिक पारी की नींव कैसे रखी जिसे हम आज सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब सड़कें सुरक्षित हुई, जब एक आम आदमी ने देखा कि जिस बाहुबली से वो कल तक आंख मिलाने से डरता था वो आज जेल की सलाखों के पीछे है, तो जनता का राज्य पर एक अभूतपूर्व भरोसा पैदा हुआ। सिस्टम पे भरोसा वापस आया। हाँ, और इसी भरोसे ने वो पॉलिटिकल कैपिटल या राजनीतिक पूंजी तैयार की जिसका इस्तेमाल नीतीश कुमार ने समाज के उस तबके को जगाने में किया जो सदियों से हाशिए पर था। आप अति पिछड़े वर्गों यानी ईबीसी और महादलितों की बात कर रही हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि बिहार की राजनीति हमेशा से अगड़ी जातियों और कुछ दबंग पिछड़े वर्गों के बीच सत्ता के संघर्ष तक सीमित थी। लेकिन नीतीश कुमार ने सामाजिक न्याय की परिभाषा को और भी नीचे तक धकेल दिया। हाँ, उन्होंने पारंपरिक जातिगत समीकरणों को तोड़ा और उन जातियों को एक मंच पर ला खड़ा किया जिनकी संख्या तो बहुत थी लेकिन सत्ता में कोई आवाज नहीं थी। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें स्थानीय शासन में देखने को मिलता है। जब उन्होंने पंचायतों और स्थानीय निकायों में इन अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया तो उसका एक ऐसा असर हुआ जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। आप नक्सलवाद के प्रभाव में कमी की बात कर रहे हैं ना? जी, और ये कनेक्शन थोड़ा समझाना जरूरी है क्योंकि आमतौर पर नक्सलवाद को हम सिर्फ एक कानून व्यवस्था की समस्या या आर्थिक पिछड़ेपन के रूप में देखते हैं। पंचायत चुनाव और नक्सलवाद का आपस में क्या सीधा रिश्ता है? रिश्ता सीधा सत्ता में भागीदारी का है। देखिए, नक्सलवाद पनपता वहां है जहां लोगों को लगता है कि सिस्टम उनके खिलाफ काम कर रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से उनकी कोई सुनवाई नहीं है। मतलब कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। सही। जब एक महादलित या ईबीसी समुदाय के व्यक्ति को ये लगता था कि थाना या पंचायत उसकी बात कभी नहीं सुनेगा तो वो बंदूक उठाने वाले विद्रोहियों के साथ जुड़ जाता था। मजबूरी में। लेकिन जब आपने पंचायत में उसी के समुदाय के किसी व्यक्ति को मुखिया की कुर्सी पर बिठा दिया तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया। अब उसे न्याय के लिए बंदूक उठाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पंचायत भवन में फैसले लेने वाला व्यक्ति अब उसके अपने समुदाय का था। अरे वाह, ये तो एक साइलेंट मास्टर स्ट्रोक था जिसने बिना एक भी गोली चलाए नक्सलवाद की वैचारिक कमर तोड़ दी। बिल्कुल, इसे आप गवर्नेंस का एक बेहतरीन टूल कह सकते हैं। ये तो वाकई डॉट्स को कनेक्ट करने वाली बात है। लेकिन
अगर हम मूक क्रांति या साइलेंट मास्टर स्ट्रोक की बात कर रहे हैं तो हमें उस नीति पर आना ही होगा जो असल में नीतीश मॉडल का सबसे चमकदार और स्थायी हिस्सा है। महिला सशक्तिकरण। हाँ, आधी आबादी यानी महिलाओं को एक पूरी तरह से स्वतंत्र और वोट देने वाले गुट में बदल देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसे आप सच में एक मूक क्रांति कह सकते हैं। भारत की पारंपरिक राजनीति में हमेशा से ये मानकर चला जाता था कि परिवार का जो मुखिया होगा, जो आमतौर पर एक पुरुष होता है, उसी के तय किए गए उम्मीदवार को घर की महिलाएं वोट देंगी। हाँ, महिलाओं को अपना कोई स्टैंड नहीं माना जाता था। बिल्कुल, महिलाओं को कभी एक अलग वोट बैंक माना ही नहीं गया था। लेकिन यहाँ नीतियों को बिल्कुल टारगेटेड तरीके से महिलाओं और लड़कियों के इर्द गिर्द बुना गया, और इसकी शुरुआत हुई उस एक चीज से जो आज बिहार के बदलाव का पोस्टर बॉय या यूं कहें पोस्टर गर्ल बन चुकी है, साइकिल। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। जी। रिपोर्ट बताती है कि इस योजना ने लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट रेट को धड़ाम से नीचे ला दिया। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ स्कूल जाने तक सीमित नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। साइकिल एक बहुत बड़ा प्रतीक है। सोचिए, जब एक 14 साल की लड़की अपने गांव की पगडंडी से साइकिल चलाते हुए मुख्य सड़क पर आती है तो वो सिर्फ स्कूल नहीं जा रही होती, वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही होती है। एग्जैक्टली। वो सार्वजनिक जगहों पर अपनी जगह क्लेम कर रही होती है। वो समाज की नजरों में विजिबल यानी दिखाई देने लगती है, जहां पहले उसे घर की 4 दीवारी तक सीमित रखा जाता था। इससे उस लड़की का आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही समाज की मानसिकता भी बदलती है। और इसी आत्मविश्वास को राजनीतिक आवाज देने का काम किया गया पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करके, जो कि एक बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। पूरे 4200 पंचायतों की कमान सीधे महिलाओं के हाथ में आ गई, जिन महिलाओं ने शायद कभी अपने घर के बड़े फैसले भी बिना पूछे नहीं लिए थे। वो अचानक पूरे गांव का बजट पास कर रही थीं। लेकिन देखिए, राजनीतिक सशक्तिकरण तब तक अधूरा है जब तक जेब में पैसा ना हो। ये बात तो है। और यहीं पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी स्वयं सहायता समूहों की एंट्री होती है। रिपोर्ट में एक बहुत ही अहम आंकड़ा है, इन महिलाओं को मात्र 1% की मामूली ब्याज दर पर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया गया। 1% ब्याज दर? अरे ये तो लगभग मुफ्त पैसे देने जैसा है। जी, और इसका मकसद सिर्फ खैरात बांटना नहीं था, इसका मकसद था ग्रामीण स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना। मतलब उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना। हाँ, जब एक महिला को स्थानीय साहूकार के चंगुल से निकालकर एक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाता है और वो खुद का कोई छोटा मोटा काम शुरू करती है, तो घर के आर्थिक फैसलों में उसकी अहमियत अपने आप बढ़ जाती है। अब वो सिर्फ एक आश्रित नहीं रह जाती। और शायद इसी आर्थिक और राजनीतिक चेतना का चरम बिंदु था 2016 का वो फैसला जिसने पूरे देश में बवाल मचा गया, शराबबंदी। हाँ, प्रोहिबिशन। ये एक ऐसी नीति है जिसकी व्यावहारिक सफलता पर आज भी गंभीर सवाल उठते हैं। हम अक्सर जहरीली शराब से होने वाली मौतों की खबरें पढ़ते रहते हैं, लेकिन लेख बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि इस नीति का जन्म सीधे तौर पर उन्हीं महिला वोटर्स की मांग से हुआ था। बिल्कुल। शराबबंदी को अक्सर लोग एक नैतिक या मॉरल फैसले के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो ये एक खालिस राजनीतिक और आर्थिक फैसला था। वो कैसे? क्योंकि जब महिलाएं आर्थिक रूप से थोड़ी मजबूत होने लगीं, तो उन्होंने देखा कि उनकी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उनके पति शराब में उड़ा रहे हैं और साथ ही घरेलू हिंसा भी सहनी पड़ रही है। तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। हाँ, उन्होंने एक सुर में शराबबंदी की मांग की और नीतीश कुमार ने अपने उस सबसे वफादार वोट बैंक की बात सुनी, भले ही इसके लिए राज्य को हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा हो। अगर हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ें, स्कूल जाने के लिए साइकिल, आर्थिक आज़ादी के लिए स्वयं सहायता समूह, राजनीतिक शक्ति के लिए पंचायत में आरक्षण और घरेलू सुरक्षा के लिए शराबबंदी, तो क्या इन सब का कोई ऐसा ठोस मापने योग्य परिणाम भी निकला जिसने राज्य की पूरी डेमोग्राफी को बदल दिया हो? बिल्कुल निकला, और वो आंकड़ा इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। स्रोत के अनुसार 2000 के दशक की शुरुआत में बिहार की प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट 4.9 थी। 4.9? मतलब औसतन एक महिला लगभग 5 बच्चों को जन्म दे रही थी। जी हाँ, लेकिन 2023 आते आते ये दर घटकर सिर्फ 2.8 रह गई है। 4.9 से सीधा 2.8? सच में ये तो एक जनसांख्यिकीय चमत्कार है। ये कैसे काम करता है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। अगर हम इस बड़ी तस्वीर को देखें तो ये सीधे तौर पर व्यवहारिक अर्थशास्त्र और सामाजिक नीतियों का डोमिनो इफेक्ट है। अच्छा। जब साइकिल मिलने से लड़कियां लंबे समय तक स्कूल और कॉलेज में टिकने लगीं,
तो उनकी शादी की उम्र अपने आप आगे खिसक गई। हाँ, 16 साल में शादी होने के बजाय अब 20 या 22 में होने लगी। सही कहा। और जब वे स्वयं सहायता समूहों के जरिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुईं, तो उनके पास परिवार नियोजन को लेकर बेहतर फैसले लेने की समझ और पावर दोनों आ गई। ये दिखाता है कि कैसे एक साधारण सी साइकिल पूरे राज्य की जनसंख्या की वृद्धि दर को नीचे लाने में एक अहम भूमिका निभा सकती है। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है ये एक गवर्नेंस का एक मास्टर क्लास है। मतलब एक परफेक्ट मॉडल, एक ऐसा राज्य जिसने अपहरण के खौफ से निकलकर अपनी महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। लेकिन हम जानते हैं कि वास्तविकता में कोई भी कहानी इतनी परफेक्ट नहीं होती। इस पूरी तस्वीर में एक बहुत बड़ा छेद है। सामाजिक मोर्चे पर इतनी जबरदस्त जीत हासिल करने के बावजूद आर्थिक मोर्चे पर यह मॉडल बुरी तरह लड़खड़ा गया। और ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे कड़वा सच है, एक तरह से रियलिटी चेक है। इस राज्य ने सामाजिक विकास की रफ्तार तो पकड़ ली, लेकिन औद्योगिकरण और आर्थिक विकास की रेस में ये कहीं पीछे छूट गया। स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प वाकये का जिक्र है जो ये समझाता है कि ऐसा क्यों हुआ। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और सिंगूर विरोध प्रदर्शन। हाँ, वो बहुत ही निर्णायक पल था। शायद लोगों को याद हो 2000 के दशक के मध्य में जब बंगाल में टाटा नैनो का प्लांट लगने वाला था और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी SEZ के लिए जमीन का अधिग्रहण हो रहा था, तो वहां भयानक हिंसक विरोध हुए थे। बिल्कुल। वहां की वामपंथी सरकार जो दशकों से सत्ता में थी, सिर्फ उस भूमि अधिग्रहण के गुस्से की वजह से उखड़ गई। और उस घटना का खौफ सीधे पटना तक महसूस किया गया। ये समझना बहुत जरूरी है कि राजनीतिक पूंजी और आर्थिक जोखिम के बीच का ये व्यापार कैसे काम करता है। देखिए, नीतीश कुमार ने पिछले 10 सालों में EBC, महादलितों और किसानों का भरोसा जीतने के लिए बहुत मेहनत की थी। अगर वो बड़े कारखाने लगाने के लिए उद्योगपतियों को बुलाते तो उन्हें हजारों एकड़ जमीन का एक साथ अधिग्रहण करना पड़ता। और ये जमीन उन्हीं किसानों की होती जिनका भरोसा उन्होंने अभी अभी जीता था। एग्जैक्टली। मतलब उन्हें लगा कि अगर उन्होंने कॉर्पोरेट्स के लिए जमीन छीनी तो वो सारी सामाजिक और राजनीतिक पूंजी रातों रात स्वाहा हो जाएगी, जिसे बनाने में उन्होंने 1 दशक लगा दिया। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। कोई भी सरकार जो अभी अभी सोशल जस्टिस के चैंपियन के रूप में उभरी हो, वो किसान विरोधी या प्रो कॉर्पोरेट का ठप्पा लगने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। तो उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने एक नीतिगत फैसला लिया कि राज्य सरकार उद्योगों के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण में नहीं पड़ेगी। उन्होंने विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी SEZ से दूरी बना ली। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर किसी उद्योगपति को फैक्ट्री लगानी है तो वो सीधे किसानों से जमीन खरीदे। लेकिन भारत जैसे देश में जहां जमीन के छोटे छोटे टुकड़े सैकड़ों किसानों में बटे होते हैं, वहां कोई भी उद्योगपति खुद जाके एक एक किसान से जमीन का सौदा नहीं कर सकता। बिल्कुल। इसमें वर्षों लग जाते हैं और कानूनी पचड़े अलग होते हैं। बिल्कुल। जब तक राज्य सरकार बीच में आकर अधिग्रहण न करे, कोई मेगा फैक्ट्री नहीं लग सकती। और यही हुआ। बड़े उद्योगपतियों ने पीछे हटना ही बेहतर समझा। इसी को आलोचक मिसिंग इंडस्ट्रियलिस्ट्स कहते हैं। वो कारखाने जो बिहार के दरवाजे तक तो आए लेकिन कभी अंदर नहीं घुसे। तो फिर राज्य ने पैसा कहाँ खर्च किया? मेरा मतलब है, अगर कारखाने नहीं लगाए तो विकास का मॉडल क्या था? उन्होंने अपना पूरा फोकस कारखानों से हटाकर बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा दिया। स्रोत के अनुसार उन्होंने हर घर जल, गांव-गांव पक्की सड़कें, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने और कोने-कोने तक बिजली पहुंचाने पर अपना पूरा खजाना खोल दिया। तो यहाँ सोचने वाली बात है, सड़कें बन गई, बिजली आ गई, इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुल गए, तो एक आम इंसान सोचेगा कि भाई जब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार हो गया है तो उद्योग अपने आप चलकर क्यों नहीं आ गए? क्या सिर्फ अच्छी सड़कें और बिजली होना औद्योगिकरण के लिए काफी नहीं है? यहीं पर अक्सर लोग गच्चा खा जाते हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस इकोसिस्टम ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। अच्छा, वो कैसे? एक अच्छी सड़क आपको ये तो सुविधा देती है कि आप अपना सामान बंदरगाह तक जल्दी पहुंचा सकें, लेकिन उस सामान को बनाने के लिए जो फैक्ट्री लगेगी उसके लिए आपको एक मुश्त जमीन चाहिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस चाहिए, लचीले श्रम कानून चाहिए। और सरकार का सपोर्ट भी। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, सरकार का वो खुला समर्थन चाहिए कि हाँ, हम उद्योगों के साथ खड़े हैं। जब राज्य सरकार का रवैया ही भूमि अधिग्रहण को लेकर रक्षात्मक हो तो सिर्फ चमचमाती सड़क देखकर कोई अरबों रुपए का निवेश नहीं करता। नतीजा ये हुआ कि आज बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खपत यानी कंजम्पशन और निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन पर टिकी है। सही कहा। लोग बाहर से पैसे कमा कर ला रहे हैं, यहाँ चीजें खरीद रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, जिससे रियल एस्टेट और रिटेल तो चल रहा है, लेकिन विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो असल में बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा करता है, वो सिरे से गायब है। और जब बड़े कारखाने नहीं होते
तो आप अपने उन युवाओं को नौकरी कहाँ देंगे जो अब इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री लेकर निकल रहे हैं? इसी का परिणाम है कि भले ही राज्य से अपराध कम हो गया हो, अपहरण रुक गए हों, लेकिन रोजगार के लिए युवाओं का पलायन आज भी उसी पैमाने पर जारी है। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो नीतीश मॉडल कोई एक सीधी लकीर नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा, उलझा हुआ और विरोधाभासी सच है। बिल्कुल। एक तरफ ये वो नेतृत्व है जिसने एक राज्य को पुराने पिछड़ेपन के दलदल या पूर्ण अराजकता से खींचकर बाहर निकाला, जिसने बाहुबलियों को जेल में डाला, आधी आबादी को पंचायत भवनों में फैसले लेने की ताकत दी और एक ऐसा माहौल बनाया जहां जनसांख्यिकी तक बदल गई। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये एक ऐसा नेतृत्व भी साबित हुआ जो अपनी राजनीतिक पूंजी को बचाने के डर से इतना रक्षात्मक हो गया कि वो औद्योगिकरण की उस लहर पर सवार ही नहीं हो पाया जिसने बाकी भारत को आर्थिक रूप से बदल कर रख दिया। सही बात है। सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के बीच का संतुलन बनाना दुनिया की किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और बिहार इसका एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है। ये हमें ये समझने पर मजबूर करती है कि कैसे किसी भी विकासशील समाज में नीतियां बनती हैं और कैसे कभी-कभी सामाजिक सुरक्षा की कीमत आर्थिक विकास को चुकानी पड़ती है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। तो चलते चलते हम आपको उस विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। जब कोई नेतृत्व समाज के बुनियादी ढांचे और न्याय व्यवस्था को तो ठीक कर देता है, लेकिन औद्योगिक क्रांति की बस पूरी तरह से चूक जाता है, तो आने वाली पीढ़ी इस विरासत को कैसे महसूस करेगी? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या वो युवा पीढ़ी जो अब सुरक्षित सड़कों पर बेखौफ घूम सकती है, उस शारीरिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान के लिए हमेशा आभारी रहेगी जो उन्हें विरासत में मिली? या फिर वो पीढ़ी उन नौकरियों के ना होने पर गुस्सा करेगी जिनके लिए उन्हें आज भी अपना घर छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर पलायन करना पड़ता है? सोचिएगा जरूर।